हैं। सीहोर में बीच सड़क पर आवारा पशुओं के आतंक की वजह से घंटों जाम लग गया। भी गाय अगर थोड़ी सी भी टर्न करेगी ना तो उसके साथ कुछ भी दुर्घटना घटित हो सकती है। आज जैसे पर्यावरण के प्रति हमारे में सजगता नहीं है, जिससे हम जिस पर्यावरण पर हमारा पूरा जीवन अवलंबित है, उस पर्यावरण की देखरेख करने के बजाय, उसको संभालने के बजाय, उसको सशक्त बनाने के बजाय हम उसे प्रदूषित कर रहे हैं और अशक्त कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से जो ईश्वर ने हमें एक बहुत बड़ा वरदान के रूप में गाय को हमारे बीच में रखा है, तो उसकी भी नाकदरी हो रही है। कहीं पर भी जब मैं बरसात में रोड पर निकलती हूँ और सड़कों पर झुंड में बैठी हुई गायों को देखती हूँ, तो बहुत बुरा सा लगता है कि दूध ले लेते हैं, उसका उपयोग करते हैं और बाकी का खाली समय में उनको सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। आप देख सकते हैं सब शहरों में रात के समय झुंडों में जगह जगह गायें बैठी रहती हैं। उन पर मैल की तह तो ऐसी जमी हुई होती है जैसे वर्षों से उन्होंने नहाया नहीं। हाथ फेरो तो हाथ अपना गंदा और चिकट हो जाता है। क्या है ये स्थिति गौ माता की? या फिर वो खेतों में घुस रही हैं, खेतों को बर्बाद कर रही हैं, भूखी हैं तो लोग डंडा लेके उनको मार मार के भगा रहे हैं। उसी तरह गाय जो हमें पंचगव्य प्रदान कर रही है, सारी जो चीज़ें हमको दे रही है, उसकी हमें कीमत समझने की ज़रूरत है, तब हमें गाय समझ में आएगी। असल में क्या है कि भैंस दूध देती है और गाय दूध देती है, दूध देने वाला एक पशु, इससे ज़्यादा हम उसको ध्यान ही नहीं देते हैं। गाय केवल दूध नहीं देती है, गाय तो हमारे सुख का आधार है। गाय की उपस्थिति संपन्नता का साधन है और गाय का होना जीवन में सब तरह की संपन्नता लाने में सक्षम है। तो केवल दूध का रिश्ता नहीं है हमारा गाय से। गाय जो गोबर देती है, वो गोबर भी हमारे लिए वरदान है। तभी तो गोबर कहते हैं, गाय का दिया हुआ वर गोबर है। और वो खेतों के लिए तो समझो कि भयंकर भंडार खेतों से प्राप्त करने का साधन है, अति उत्तम खाद है। गोमूत्र उत्तम औषधि है। और फिर दही, मक्खन, घी को आयुर्वेद में तो आयु बढ़ाने वाला कहा गया है, आयुर्वेद घृतम ऐसा कहा गया है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, गाय से हमें सभी कुछ प्राप्त होता है। और सबसे बड़ी है उपस्थिति है उसके ऊपर आप हाथ फेरो, उसके निकट जाओ, एक अच्छा सा भाव हमारे मन में निर्माण होता है। अभी काऊ थेरेपी भी विदेशों में जैसे शुरू हो गई है कि लोगों को ब्लड प्रेशर वगैरह होता है, उसे दूर करने के लिए गाय के पास जाकर रहना, गाय के गले लगना, गाय के ऊपर हाथ फेरना, ये सारी चीज़ें ये आज वो लोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ शुरू से ये रहा है कि गाय घर में अगर पली है तो एक बार तो कम से कम जाकर उस पर हाथ फेरना है, उसको सहलाना है, उसके प्रति अपना प्रेम जताना है, अपनी आत्मीयता, अपनी श्रद्धा जतानी है। तो गाय जो है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और उसकी वर्तमान स्थिति जो खराब है, उसका कारण ऐसा जो मुझे समझ में आता है कि आज सारी चीज़ें अर्थ से तोली जा रही हैं, पैसे का बोलबाला है। ऐसे में गाय से कितनी आमदनी है इसी को लेकर के और ये देखा जाता है कि फायदे का है कि नहीं है। तो केवल दूध को लेकर के फायदा सोचा जाता है, पर दूध के साथ साथ गोबर भी उतना ही परिणामकारक है। गोबर से भी हमें हजारों और लाखों रुपए हम कमा सकते हैं। ये सोच अगर बनती है तो अपने आप गाय का मूल्य समझ में आएगा और इनके औषधि महत्व को समझाने की आज आवश्यकता है। और इसमें प्रत्येक व्यक्ति ने भाग लेने की आवश्यकता है। जो गाय पालते हैं वो तो पालते ही हैं, जो गाय नहीं पालते हैं वो जहाँ गौशालाएं हैं, जहाँ गायों की उपस्थिति है, वहाँ जाकर अपना कुछ न कुछ सेवा के रूप में योगदान दे सकते हैं, अर्थ के रूप में योगदान दे सकते हैं। और गाय से उत्पन्न जो
चीज़ें हैं, दूध से बनी हुई चीज़ें, गाय के दूध से। और सबसे बड़ा एक नियम ले सकते हैं कि जो भी इस्तेमाल करेंगे खाने में, वो गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का मट्ठा, सब कुछ केवल गाय का ही इस्तेमाल करेंगे। इस निर्णय से भी अगर ऐसे हजारों लाखों लोग जब इस तरह का निर्णय लेंगे तो अपने आप गायों के देखभाल में फ़र्क पड़ेगा, और देखभाल में फ़र्क पड़ने की वजह से उनको आर्थिक सहायता बहुत ज़्यादा मिल सकेगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ की प्रकृति यानी पर्यावरण, इन्वायरमेंट बुरी तरह से गंदा और प्रदूषित होता जा रहा है। आज हम देख रहे हैं कि हवा में प्रदूषण है, आज हम देख रहे हैं कि पानी में प्रदूषण है, भूमि में प्रदूषण है। कोई भी प्रकृति का कोना ऐसा बचा नहीं है जहाँ पर इस प्रदूषण ने अपना सिक्का न जमाया हो। और कारण वही है कि हम अपने प्रकृति की तरफ जितना ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान नहीं दे पा रहे। और कारण फिर वही है, इसी कारण से हम लोग रोगग्रस्त होते जा रहे हैं। हम देखेंगे कि आज से कुछ वर्ष पहले जो रोगों की संख्या है वो इतनी ज्यादा नहीं थी, पर अब धीरे धीरे रोग बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है। आज का जो हमारा मुख्य सब्जेक्ट है वो है गौ माता। यदि हम आज बात करेंगे गाय के बारे में और एक व्यक्ति के बारे में जिन्होंने गाय को कटने से बचाने के उपाय के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा काम किया है। गाय के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जैसे मैंने पहले बताया आपको कि गाय दर दर भटक रही है। शहरों में, सड़कों पे, अलग अलग जगह गाय बैठी हुई है, क्योंकि गाय का उपयोग हम समझते हैं केवल दूध निकालने तक सीमित है। इसके अलावा गाय का कोई उपयोग नहीं है। पुराने समय में पंचगव्य का यूज बहुत ज्यादा होता था और पंचगव्य के इस्तेमाल से अलग अलग बीमारियों के लिए, अलग अलग असाध्य रोगों तक के लिए दवाएं थी, और जिन दवाओं का प्रयोग करके मनुष्य रोग मुक्त होता था। और आज के समय में हमने अपने दवाओं को खाने का ट्रेंड बदल दिया है, और कारण वही है कि हम छोटी छोटी बात के लिए बीमार हो रहे हैं। सर्दी होगी तो हम दवा खा रहे हैं, हमारा पेट दुख रहा है तो हम दवा खा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो अंदर का सिस्टम है वो पूरी तरह से डाउन हो चुका है। गाय की अगर दोबारा बात मैं उसी विषय पर आना चाहूंगा कि गाय की स्थिति आज ये है कि वो घर घर जाकर 2 रोटी के लिए भीख मांग रही है। अब इसमें कुछ गाय पालतू भी है और कुछ गाय पालतू नहीं भी है। गाय का उपयोग चूंकि केवल दूध के लिए हो रहा है, उस कारण से जो गोपालक है शहरों के बाहर जो रहने वाले हैं वो गाय को बांधते हैं शाम को, और सुबह फिर उनको गलियों में और सड़कों पर छोड़ देते हैं कचरा खाने के लिए। उस कचरे का वो दूध निकाल लेते हैं और वो दूध पीते हैं और बांटते हैं। गाय अगर कटना नहीं चाहिए तो उसका सीधा उपाय ये है कि गाय के उत्पादों का भरपूर उपयोग करें। न केवल दूध बल्कि गौमूत्र, बल्कि गोबर का भी अलग अलग तरह से उपयोग हो, ताकि पर्यावरण भी शुद्ध हो और साथ में गाय को हम कटने से भी बचा सकें। गाय एक अनुपयोगी पशु नहीं बल्कि बहुत ही उपयोगी पशु हमारे लिए है, और हमारे जीवन में उसका एक बहुत बड़ा अहम रोल है, बहुत बड़ा अहम उसका एक स्थान है गौ माता का। गौ माता को कटने से बचाने के लिए भारत भर में बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं, कर रहे हैं लोग, और धीरे धीरे देख रहे हैं हम लोग कि धीरे धीरे लोग पुराने समय की तरह गाय के गोबर, गौमूत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी क्षेत्र में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं डॉक्टर योगेंद्र सक्सेना जी, उन्होंने गौ काष्ठ को लेकर एक बहुत बड़ी मुहिम इन दिनों चलाई हुई है। उनका कहना है कि गाय के गोबर से बने उत्पादों का प्रयोग करके हम लोग न केवल प्रदूषण दूर कर सकते हैं बल्कि हम लोग प्रकृति में घुल रहे जहर को भी बचा सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग आगे आने वाले वीडियो में कि किस तरह से उन्होंने गोकाष्ठ का प्रयोग किया, किस तरह से गोकाष्ठ का निर्माण किया और क्या क्या उन्होंने उपलब्धि हासिल की है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। ये गाय के गोबर की लकड़ी है जिसको कि गोकाष्ठ कहते हैं, और भोपाल का ये गोकाष्ठ मॉडल धीरे धीरे पूरे देश भर में ये प्रसिद्ध होता चला जा रहा है। ये मॉडल भी 2 प्रकार से हैं। एक गौशालाओं के अंदर गोकाष्ठ बनती है और वो विश्राम घाट पे लाके बेच देते हैं। दूसरा मॉडल ये है कि जिसके पास 5 गाय हैं, 10 गाय हैं,
20 गाय हैं, 50 गाय हैं, तो ऐसे एक जिस गौशाला में आप खड़े हुए हैं जहाँ पे ये गोकाश बन रही है, ये लोग क्या करते हैं कि 10 जगह से गाय का गोबर लेके आते हैं और गोकाश बनाते हैं, और उन लोगों को जिस 10 जगह से गोकाश गाय का गोबर लेते हैं वहाँ पे उनको वो पैसा दे देते हैं, और पैसा दे देते हैं और फिर ये गोकाश बना के ये विश्राम घाट पे दे देते हैं। और ये जो गोकाष्ठ है, ये जो आप देख रहे हैं, ये गाय के गोबर की लकड़ी गोकाष्ठ है, इसका उपयोग अंतिम संस्कार में होता है, होलिका दहन में होता है, होटल के तंदूर में हो रहा है, और आप देखते हैं जो इंडस्ट्रियल बॉयलर होते हैं उसमें भी हो रहा है, और आप देखते हैं कि जो हवन वगैरह करा जाता है उसके अंदर भी इसका उपयोग अब होने लगा है। और जल्दी आपको एक गुड न्यूज़ भी हम देंगे कि जो कैप्टिव पावर प्लांट है उसके अंदर गोकाश का उपयोग किस तरीके से हो सकता है, उसका भी एक्सपेरिमेंट भोपाल के अंदर हम बहुत जल्द करने वाले हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो लकड़ी से अंतिम संस्कार होता है तो लकड़ी से 4 से 5 कुंटल लकड़ी लगती है, लेकिन ये गोकाश की कैलोरिक वैल्यू लगभग लकड़ी के बराबर ही होती है। ये सिर्फ 2.5 कुंटल के अंदर पूरा अंतिम संस्कार हो जाता है। और आपको ये भी जान के मतलब एक आश्चर्यचकित लगेगा कि जब आप लकड़ी से अंतिम संस्कार करते हैं तो कभी सर से आग लग जाएगी, कभी बीच में से आग लग जाएगी, कभी पैरों से आग लग जाएगी, लेकिन जब ये गोकाश से आप अंतिम संस्कार करते हैं तो पूरी चिता में एक साथ आग पकड़ती है और पूरी चिता एक साथ बैठती है। आप ये जो होल देख रहे हैं ये पूरी एक कैविटी है। किसी भी चीज़ जब हम आग लगाते हैं तो उसको सबसे बड़ी चीज़ की जरूरत होती है ऑक्सीजन। यदि प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी तो कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल होगा, चाहे आप लकड़ी जलाएं, चाहे आप गोकाश जलाएं, कुछ भी जलाएं, लेकिन लकड़ी के अंदर कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल नहीं हो पाता है और इसके अंदर कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल होता है। इसीलिए हमारी जो गोकाश टीम है वो पूरी की पूरी टीम ने हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था भोपाल के अंदर, जहाँ पे कि हमने पहले लकड़ी को जलाया कंट्रोल एनवायरमेंटल कंडीशन में, फिर हमने इस गोकाश को जलाया कंट्रोल एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि पार्टिकुलेट मैटर, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं, ओवरऑल हम बात करें तो लगभग 35% एयर पॉल्यूशन इस गोकाश से कम होता है बनिस्बत लकड़ी की अपेक्षा। तो आप देखिए एयर पॉल्यूशन भी कम हो रहा है। दूसरी बात देखिए, ये कोरोना काल ने पेड़ों के महत्व को बता दिया है कि पेड़ों का महत्व क्या है, ऑक्सीजन के महत्व को बता दिया। आदमी दर दर भटक रहा था ऑक्सीजन के लिए कि हमें 1 सिलेंडर मिल जाए, हमें 2 सिलेंडर मिल जाए, हमें 3 सिलेंडर मिल जाए, हमें 4 सिलेंडर मिल जाए। जिस ऑक्सीजन को खरीदने के लिए वो भटक रहा था, और ये जो पेड़ पौधे हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऑक्सीजन देते हैं। जहां जहां ये गोकाश का उपयोग हो रहा है वहां पे पेड़ कटने से बच रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे रहे हैं। अभी तक भोपाल के अंदर लगभग 1.5 लाख कुंटल लकड़ी अंतिम संस्कार में बची है, 70,000 कुंटल लकड़ी होलिका दहन में बची है, और आप देखिए 55,000 पेड़ कटने से बचे हैं और 550 एकड़ का जंगल कटने से बचा है। 550 एकड़ का जंगल कटने से बचा है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि देखिए, कई बार कुछ लोग सोचते हैं कि हम गोकाश बनाएं ना बनाएं, सरकार क्या बोलेगी। तो देखिए, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने गोकाश या जो जहां पे बनती है या जिन गौशालाओं में बनती है, गौशालाओं की एक गाइडलाइन बनाई है जिसके अंदर गोबर का मैनेजमेंट कैसे करें। तो उस गोबर को मैनेजमेंट करने के लिए आप बायोमिथेनाइजेशन करिए, आप एनारोबिक ट्रीटमेंट करके मीथेन बनाइए, आप मीथेन का उपयोग आप एनर्जी के रूप में करिए, आप बायो सीएनजी भी उससे बना सकते हैं। उस मीथेन को फिल्टर कर लीजिए तो बायो सीएनजी भी बन जाएगी। आप चाहे तो कंपोस्ट खाद भी बना सकते हैं, चाहे बर्मी कंपोस्ट बनाइए या नेचुरल कंपोस्ट बना लीजिए आप। उसी के अंदर एक चीज और हो गई है कि जो गोबर है आप उससे गोकाश बनाइए। मतलब अब आप पूरे हिंदुस्तान की गौशालाएं ये गोकाश बना सकती हैं। ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की गौशालाओं की गाइडलाइन के अंदर जुड़ चुका है। और मैं आप सभी से यही आह्वान करूंगा कि चाहे होलिका दहन हो या अंतिम संस्कार, दोनों में स्टार्ट तो हो ही गया है, लेकिन दिक्कतें भी आती हैं कई बार। मैं आपको बताऊं, लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन भोपाल की जनता को समझ में आ गया है। और जो ब्यूरोक्रेसी है वो तो उसका तो स्टेटस सिंबल बन गया है। अब आप जो भी व्यक्ति आता है, कई बार कहीं पर गोकाश कम भी पड़ जाती है। हमारे साथ ममतेज शर्मा जी खड़े हुए हैं भदभदा विश्राम घाट से, हमारे पास अनिल चुग जी खड़े हुए हैं, प्रमोद चुग जी हमारे पास खड़े हुए हैं, छोला और सुभाष नगर से देखते हैं हमारे पास सत्यनारायण बांगड़ जी खड़े हुए हैं, ये चांदबड़ और छोला शमशान घाट देखते हैं। ये पूरी टीम लोगों को अवेयर करती है
उनको बताती है कि गोकाश के उपयोग और उसके महत्व को। तो आपको मैं बताऊं कि हमारे यहाँ जब भी किसी का यदि कोई एक्सपायर हो जाता है तो एक गरुड़ पुराण होता है। गरुड़ पुराण के अंदर बोला गया है कि बैतरणी नदी को सिर्फ और सिर्फ गोमाता ही पार कराती हैं। तो हमने पब्लिक को ये बोला कि जब आप घर से चले हैं किसी की भी अंतिम यात्रा के लिए, तो जिस मटकी के अंदर आप आग लेके चलते हैं उस कंडे के अंदर भी गाय का गोबर होता है। और जब चिता पे लिटाते हैं तो आप देखिए कि जिससे आप लीपते हैं वहां भी गाय का गोबर होता है। तो यदि लकड़ी की जगह ये गाय के गोबर की लकड़ी गोकाश मिल जाए तो बैतरणी नदी को पार करने में और आसानी होगी, जो हमारे धर्म पुराण हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि गोकाश अपनाएं और पर्यावरण बचाएं। एक नवीन पहल जो भोपाल से स्टार्ट हुई थी, अब देश के कोने कोने में ये जा रही है, कि मन में आया, हमारी गोकाश टीम के मन में आया क्यों ना इसको हम होलिका दहन में करें। क्योंकि जब होली जो जलती थी पुराने जमाने में, गाय के गोबर की गोल गोल गुलेरी बनाया करते थे, उसी गुलेरी को रस्सी में पिरोया करते थे, बड़ी माला नीचे, उससे छोटी ऊपर, उससे छोटी ऊपर, उससे छोटी ऊपर, उस गुलेरी की होली जला करती थी। उस गुलेरी में गाय का गोबर था और इस गोकाश में भी गाय का गोबर है। और गोकाश टीम ने पूरे भोपाल के अंदर ऐसी मुहिम चलाई, मैं आपको जान के खुशी होगी। पहला साल, दूसरा साल, 3 साल हम लोग कर चुके हैं। 70 से बड़े थे 80 पे पहुंचे, 95% एक गाय के गोबर की लकड़ी गोकाश से ही अब होलिका दहन भी हो रहा है। जो पहले यहाँ पे लकड़ी के ट्रक खड़े होते थे, पब्लिक ने हटा दिया, बोला नहीं हमें लकड़ी से होली नहीं जलानी, हमें गोबर से, गाय के गोबर की लकड़ी गोकाश से ही होली जलानी है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि गोबर की लकड़ी गोकाश को अपनाएं और पर्यावरण बचाएं। जो भी होते हैं ना साइंटिस्ट, जैसे मैंने अभी सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री सैनिटरी नैपकिन भी बनाई, हमने एक गोबर का दीपक भी बनाया है कि ऐसा दीपक जो हम माँ नर्मदा जी में, माँ गंगा जी में दीपदान करते हैं तो थर्माकोल या आप प्लास्टिक की कटोरियों में करते हैं, उससे पॉल्यूशन होता है। तो गाय का गोबर, दाल का चूरा और दलिये के चूरे के हमने दीपक बनाए। आप उसको माँ नर्मदा जी में, माँ गंगा जी में दीपदान करिए, वो फ्लोटिंग दीपक है, तैरते रहेंगे। और तैरने के बाद में उसको बाद जब दीपक बुझ जाएगा, पूरे दीपक को मछलियां खा लेती हैं। देखिए, हर इंसान वैज्ञानिक है, जिसके दिमाग में आइडिया आ रहा है वो इंसान वैज्ञानिक है। ये कोई जरूरी नहीं कि सरकार ने मेरे को पदवी दे दी है कि मैं साइंटिस्ट हूं तो मैं ही साइंटिस्ट हो सकता हूं। आपके मन में भी आइडिया आ सकता है, तो आप भी, मेन चीज होती है उस आइडिया को धरातल पे, जमीनी स्तर पे इंप्लीमेंट करना। चीजें आती हैं और उसको इंप्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है। आप जब इंप्लीमेंट कर देते तो मेरा तो मानना है इस देश का हर युवा वैज्ञानिक है। देखिए, आप जब भी कोई को यदि ये काम करना है तो सबसे पहले अपने क्षेत्र के जो शमशान घाट हैं, आप उनसे एक मीटिंग करिए। आपके पास गौशाला है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप गौशाला से मिलिए, गौशाला वालों को तैयार करिए। गौशाला और शमशान घाट, इन दोनों को मिलाना है। आप तभी सक्सेसफुल हो पाएंगे जब गौशाला और शमशान घाट को मिला देंगे। चाहे होलिका दहन, होटल के तंदूर, बॉयलर, ये तो एडिशनल चीजें हैं, लेकिन आपका जो बेस है ना, रीढ़ की हड्डी, वो आपके शमशान घाट हैं, वो थ्रू आउट ईयर चलते रहते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि शमशान घाट मेन है आपके। पहले आप शमशान घाट को तैयार करिए, फिर आप गोकाश बनाइए, शमशान घाट पे बेच दीजिए और अपने क्षेत्र के हिसाब से उनको उसका भाव तय कर लीजिए और आप उसको बना सकते हैं। अब हमारे मन में बहुत समय से अभी कोविड काल आ गया कि अब हमारा एक जो सबसे बड़ा मैसेज देना चाहते हैं, जो मणिकर्णिका घाट है बनारस का, हम वहाँ पे इस गोकाश का उपयोग करना चाहते हैं। और बहुत जल्द हमारी जो पूरी टीम के लोग हैं वो बनारस जाने वाले हैं और मणिकर्णिका घाट पे भी गोकाश से अंतिम संस्कार करने वाले हैं। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम ममतेज शर्मा है, जो गोकाश परिवार है उसका मैं सदस्य हूँ। तो आप क्या इस संदर्भ में, गोकाश के संदर्भ में आपका क्या योगदान अभी चल रहा है, क्या योगदान दे रहे हैं अभी आप? देखिए, हमारा जो गोकाश परिवार है, हमारा एक ही लक्ष्य था कि एक आदमी जब इस धरती से विदा होता है तो उस आदमी के साथ एक पेड़ की भी हत्या सुनिश्चित हो जाती है। तो जो हमारा गोकाश परिवार है, सबके मन में ये भाव था कि हम, आदमी तो चला गया इस धरती से, कम हम एक पेड़ की हत्या होने से रोक सकते हैं। और उसका सबसे बेहतर विकल्प है लकड़ी का, वो है गाय के गोबर की लकड़ी। और भदभदा, सुभाष नगर, छोला, चांदबड़, बैरागढ़, कोलार, जो भोपाल के प्रमुख विश्राम घाट थे, हम सब सदस्यों ने, हमारे योगेंद्र भैया,
हमारे प्रमोद चुग साहब, हेमंत अजमेरा जी, अरुण चौधरी जी, सत्यनारायण बांगड़ जी, दुबे जी, हम सब लोगों ने आपस में मिलकर भोपाल शहर में जितनी बड़ी बड़ी गौशालाएं थीं वहाँ के मैनेजमेंट को कन्वेंस किया और सब लोगों ने संगठित होकर गौ माता के गोबर की लकड़ी पे काम किया। और आज इन 3 सालों में हम ये कह सकते हैं बहुत गर्व के साथ कि भोपाल के जितने बड़े विश्राम घाट हैं सब में लगभग 95% दाह संस्कार गौ माता के गोबर की लकड़ी से हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना नाम बताइए और आपका क्या योगदान है। मेरा नाम प्रमोद चुग है। मैं छोला विश्राम घाट और सुभाष नगर विश्राम घाट का महामंत्री हूँ और गोकाश समिति का भी महामंत्री हूँ। हमारी पूरी टीम ने मिलकर अभी तो हम भोपाल में ही कर रहे हैं और हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि अभी आसपास के ज़िलों में भी जहाँ भी लकड़ी का उपयोग हो रहा है वहाँ पे हम लोग निरंतर विश्राम घाटों में और गौशालाओं में वो जा रहे हैं और वहाँ की गौशालाओं को तैयार कर रहे हैं कि गोकाश की मशीन लगाएं। विश्राम घाटों को तैयार कर रहे हैं कि गोकाश से करें ताकि पर्यावरण बच सके। पर्यावरण को सीधा इसलिए लाभ होगा जहाँ पे भी ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करते हैं वहाँ पे इस गोकाश का उपयोग आप कर सकते हैं। दूसरी बात, इसमें मैंने आपको बताया ना कि हमने पूरी इस पे ना कंट्रोल एनवायरमेंटल कंडीशन में रिसर्च करी है। 35% एयर पोल्यूशन भी कंट्रोल होता है। उसका रीजन है इसकी जो कैलोरिक वैल्यू लगभग लकड़ी के बराबर। जैसे आप ये मशीन देख रहे हैं, इस मशीन में यहाँ से गोबर डाला जाता है, यहाँ पे गोबर डाला जाता है, यहाँ पे स्क्रू ड्रायर लगा हुआ है। यहाँ से जब हम गोबर डालते हैं तो यहाँ से ये कंप्रेस हो जाता है उसका और ये पूरी की पूरी गोकाश इधर से आगे ये निकलती है। और इसको निकलने के बाद आप ये देख रहे हैं, ये आप देखिए ये सामने की पूरी जो ड्राई हो रही है, हम यहाँ रख देते हैं और ये पूरी गोकाश ड्राई हो जाती है। इसको अल्टी पल्टी देना पड़ती है, एक 2 दिन के बाद इसको अल्टी पल्टी देना पड़ती है। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, 5 दिन में 6 दिन में जितने दिन में सूख सकती है सूख जाती है और ये शमशान घाट या होटलों में या इंडस्ट्रियल बॉयलर में ये पहुँच जाती है। तो इसका बहुत ज़्यादा यूजफुल है पॉल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आप जहाँ पे भी लकड़ी का उपयोग कम करेंगे उतने पेड़ भी बचेंगे। मैं एक बात और बताना चाहूँगा, जब आप लकड़ी से अंतिम संस्कार करेंगे या गोकाश से करेंगे, तो आपको मैं बताऊँ जब लकड़ी से गोकाश जब अंतिम संस्कार करते हैं तो आप देखेंगे कि ऐश बहुत कम निकलती है, और जब आप गोकाश से अंतिम संस्कार करेंगे तो आप देखेंगे कि उससे 10 गुना ज़्यादा ऐश निकलती है। तो आपके मन में आ सकता है ना कि ये क्या कारण है कि ऐश ज़्यादा निकल रही है। तो मैं आपको बताऊं कि जो PM10 पार्टिकल हैं, जो PM2.5 पार्टिकल हैं, जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है, जब हम लकड़ी से अंतिम संस्कार करते हैं ये पूरे के पूरे पार्टिकल एटमॉस्फेयर में जाके एयर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, एम्बिएंट एयर क्वालिटी को डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन जब आप ये गोकाश से अंतिम संस्कार करते हैं तो ये देखिए कि वो पूरे के पूरे PM10 पार्टिकल, PM2.5 पार्टिकल, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जो है वो नीचे ही बैठे रहते हैं, वो एटमॉस्फेयर में नहीं जाते हैं, तो एयर पोल्यूशन कम करते हैं। दूसरी बात, आप ये देखिए कि जब हम लकड़ी से जो अंतिम संस्कार कर रहे हैं तो इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल होता है ड्यू टू मॉइस्चर। लेकिन जब हम गोकाश से हम अंतिम संस्कार करते हैं तो ये इसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होते हैं, सूख जाती है, तो कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल होता है। चाहे नॉक्स कंटेंट हो, चाहे सल्फर डाइऑक्साइड हो, चाहे पार्टिकुलेट मैटर हो, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड हो, ये सभी के सभी 35% लकड़ी की अपेक्षा कम निकलते हैं, तो पर्यावरण को भी बचा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने जाना कि वैज्ञानिक होने के बाद भी और किसी भी महत्वपूर्ण ओहदे पर होने के बाद भी आप अपनी धरती के लिए, आप पर्यावरण के लिए अपना अमूल्य सहयोग अपने जीवन रहते आप अपना अमूल्य सहयोग दे सकते हैं। आपका जीवन अपने लिए तो है लेकिन दूसरे के लिए भी है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं डॉक्टर साहब का करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें एक बहुत महत्वपूर्ण और अमूल्य जानकारी दी। गोकाश अपनाएं, पर्यावरण बचाएं। गोकाश अपनाएं, पर्यावरण बचाएं। भारत माता की जय। थैंक यू।